जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी 247 बाय जितेंद्र सर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी को। इसके पहले हम लोग पढ़े थे महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी पहला तुर्क आक्रमणकारी था जो भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था दोस्तों, और उसका उद्देश्य यही था कि यहाँ से धन दौलत को लूट करके ले जाना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो दोस्तों, जब यहाँ से अकूत संपत्ति को लूट करके ले गया था तो 1030 ईस्वी में गजनी में उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि दोस्तों लास्ट में उसको मलेरिया हो गया था। मलेरिया बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो गजनी मध्य अफगानिस्तान में पड़ता है। तो महमूद गजनवी के जो उत्तराधिकारी हुए दोस्तों, वो उतने योग्य नहीं थे। धीरे धीरे गजनी कई छोटे छोटे क्षेत्रों में टूटने लगा। उसी में से एक क्षेत्र था जिसका नाम है गौर। तो दोस्तों, गौर क्षेत्र पर शमशबानी वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन हसन के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन हसन के द्वारा किया गया था। शमशबानी वंश का जो सबसे प्रमुख शासक था उसका नाम है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी भारत पर कई बार आक्रमण करता है। कुछ आक्रमण में तो पराजित होता है और कुछ आक्रमण में विजयी रहता है। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। तो दोस्तों, मोहम्मद गौरी का भारत पर जो पहला आक्रमण हुआ था वो आक्रमण हुआ था दोस्तों मुल्तान पर हुआ था। मोहम्मद गौरी गोमल दर्रे से होकर के 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया था और मुल्तान पर अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों, 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण मुल्तान पर हुआ था और उस पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और उस समय गुजरात के शासक भीमदूती थे। भीमदूती ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया और इस प्रकार दोस्तों मोहम्मद गौरी का भारत में यह पहला पराजय था। तो दोस्तों, गुजरात पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी और इस युद्ध में गुजरात के शासक भीमदूती मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिए थे। इस प्रकार मोहम्मद गौरी का भारत में यह पहला पराजय था। उसके बाद 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पंजाब पर आक्रमण किया और उस समय पंजाब में गजनवी राजवंश का शासन था। तो 1186 ईस्वी में गजनवी राजवंश को मोहम्मद गौरी ने समाप्त किया था और संपूर्ण पंजाब पर अधिकार किया था। 1186 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया था और संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया था और गजनवी वंश का सत्ता चल रहा था पंजाब में, उसको समाप्त कर दिया था। गजनवी राजवंश के सत्ता को समाप्त किया था दोस्तों। इसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था भटिंडा के आसपास में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था और मोहम्मद गौरी का हार हुआ था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था और पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। उसके बाद दोस्तों 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। यह भी युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के पराजय के बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और कुछ समय के बाद पृथ्वीराज चौहान को मृत्युदंड दे दिया था। बंदी बना लिया था और कुछ समय बाद मृत्युदंड दे दिया था। दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम सत्ता को स्थापित किया था। भारत में मुस्लिम सत्ता को स्थापित किया था। उसके बाद दोस्तों चंदावर का युद्ध हुआ 1194 ईस्वी में। ईस्वी में मोहम्मद गौरी कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज के राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ। दोस्तों इस युद्ध में भी मोहम्मद गौरी विजयी हुआ और कन्नौज के राजा जयचंद की हार हुई थी। तो दोस्तों 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था और जयचंद की हार हुई थी। दोस्तों कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में मोहम्मद गौरी भारत में सिक्का जारी किया था। सिक्के के एक तरफ देवी लक्ष्मी की प्रतिमा अंकित करवाया था। कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में मोहम्मद गौरी भारत में सिक्का जारी किया था। उस सिक्के के एक तरफ देवी लक्ष्मी की प्रतिमा अंकित करवाया था और एक तरफ अरबी भाषा में कलमा खुदवाया था। दोस्तों मोहम्मद गौरी का
मोहम्मद गौरी अंतिम में 1205 ईस्वी में भारत आया था। उसके बाद 1206 ईस्वी में अपने देश लौट रहा था अपने विश्वास पात्र गुलाम या दामाद को, क्योंकि दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम भी था और उसका दामाद भी था। यहाँ के विजित क्षेत्रों को अपने गुलाम को सौंप करके अपने देश लौट रहा था। रास्ते में 1206 ईस्वी में 15 मार्च 1206 ईस्वी में 15 मार्च 1206 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों। अंतिम बार मोहम्मद गौरी भारत में 1205 ईस्वी में आया था। अंतिम बार मोहम्मद गौरी भारत में 1205 ईस्वी में आया था। उसके बाद 1206 में अपने देश लौट के जा रहा था। रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके द्वारा जो विजित क्षेत्र था वो अपने विश्वास पात्र गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के जा रहा था। तो इस प्रकार उसके मृत्यु के बाद भारत पर एक नए राजवंश की स्थापना होती है जिसका नाम है दोस्तों गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है और राजधानी लाहौर को बनाया जाता है। 1206 से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया था। पहले का नाम है गुलाम वंश, दूसरे का नाम है खिलजी वंश, तीसरे का नाम है तुगलक वंश, चौथे का नाम है सैयद वंश और पांचवें का नाम है लोधी वंश। तो दोस्तों लोधी वंश की जब लोधी वंश की समापन होती है उसके बाद अगला राजवंश स्थापित हो जाता है जिसका नाम है मुगल वंश। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया था। आगे की क्लास में हम लोग एक एक करके देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही।